हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आज हम इस क्लास में ओशन डिपॉजिट्स यानी सागरीय निक्षेप के बारे में जानेंगे, जो कि आपके समुद्र विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। उससे लगभग लगभग एक क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स में आपके आता ही आता है, चाहे वो नीट जेआरएफ हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, पीजीटी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो। तो इन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। महासागरीय निक्षेप, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और पूरा डिटेल में जानेंगे, सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिस पर आपको नीट जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा पीजीटी, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के कोर्सेज अवेलेबल है। उस उन सभी कोर्स पर आपके 15 अगस्त के मौके पर 40% तक का ऑफ है। उसमें आपकी दे रखा है, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो आपके नोट्स हो, या फिर आपके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हो। अगर हम बात करें रिसर्चर बैच की, तो इस रिसर्चर बैच में आपको क्या क्या अवेलेबल रहता है। रिसर्चर बैच की वैलिडिटी आपके 1 ईयर की रहती है, ठीक है। और इसमें आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस तो आपकी रहती ही रहती है, साथ में पेपर 1 की क्लासेस भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। और ज्योग्राफी की आपकी डेली 2 क्लासेस रहती है, और पेपर 1 की 1 क्लासेस आपकी रहती है। अगर हम बात करें इसके अलावा आपकी नोट्स की, तो ज्योग्राफी के नोट्स आपको बुकलेट फॉर्मेट में होते हैं, जो हम आपको कुरियर करवाएंगे। टोटल आपके 18 बुकलेट आती। और अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 की जो नोट्स हैं वो आपके कैसे रहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रहते हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें आती है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज हो, है ना। उसके अलावा आपकी फुल टेस्ट हो या यूनिट वाइज टेस्ट हो, सभी अवेलेबल रहते हैं। और अब जो हम इस कोर्स से यानी नए बेच से प्रारंभ कराए, वो बोर्ड पीडीएफ भी हम देते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 40% तक का जो ऑफ है वो सभी चीजों में आपको अवेलेबल है, सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। हरियाणा पीजीटी हो, है ना, या फिर आपके स्कूल व्याख्याता हो, ये 4000 है, लेकिन इस 4000 में भी 40% ऑफ आपको मिलेगा, ठीक है। स्कूल व्याख्याता बैच हो, या फिर आपके टेस्ट सीरीज हो, या आपके जो पीवाईक्यू बुक है हमारी वो हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे नंबर 7339898354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, सागरीय निक्षेप पर। सागरीय निक्षेप होते क्या है, तो साधारण भाषा में हम समझे कि सागर में मिलने वाले जो अवसाद है, जो अशुद्धियां हैं, जो पदार्थ हैं, उन्हें हम सागरीय निक्षेप के रूप में जानते हैं। आते कहाँ से है ये सागरीय निक्षेप, तो ये दो तरह के सोर्स हम इन्हें दे सकते हैं। यानी एक तो स्थलीय भागों से जाए और सागर में जाके मिल जाए, जैसे नदियों से जाते हैं बहुत सारी निक्षेप, है ना। हवाओं के माध्यम से जा सकते हैं, है ना। तो इनके माध्यम से जाए और सागर में जाकर मिल जाए, ठीक है। और दूसरा है कि सागर में स्वतः ही उत्पन्न हो और स्वतः ही सागर में नष्ट हो जाए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के निक्षेप होते हैं। तो इस आधार पर कि ये निक्षेप, सागरीय निक्षेप के स्रोत क्या है, कहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं, इस आधार पर अगर हम बात करें, तो सागरीय निक्षेपों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो कौन सा हो जाता है आपका स्थलीय सागरीय निक्षेप, और एक होता है समुद्री, या हम इसे बोलते हैं पेलेजिक। तो पेलेजिक सागरीय निक्षेप, तो दो रूप में हम इन्हें बांट सकते हैं, स्थलीय और पेलेजिक। नहीं, एक तो स्थल से हो, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण और परिवहन तो महत्वपूर्ण है ही। इन सब प्रक्रियाओं से, जैसे नदी के अंदर अवसाद आते हैं और वो अवसाद नदी समुद्रों में ले जाकर डाल दे, हवाओं के माध्यम से डाल दे, तो वो स्थलीय हो गए, स्थल से जा रहे, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाता है, समुद्रित निक्षेप, यानी समुद्र में ही जन्म हुआ, जैसे बहुत सारे जीव हैं, वनस्पतियां हैं, बहुत सारी चीजें जो समुद्र में ही जन्म लेती है और बाद में समुद्र में ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इन्हें
बांट सकते हैं, 2 भागों में महत्वपूर्ण रूप से हम इन्हें बांट सकते हैं सागरीय निक्षेपों को। अगर हम सागरीय निक्षेपों की बात करें तो सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करने के रूप में, सबसे पहले इनको बताने के रूप में हम अगर श्रेय दें तो हम इसे देंगे हेराडोटस, है ना। तो सर्वप्रथम बताया इन सागरीय निक्षेपों के बारे में तो वो किसने बताया? हेरोडोटस ने बताया। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया तो वो किसने करा? मर्रे ने करा। जैसे उज होते हैं ना, उनके बारे में नीला लाल, है ना, उनके बारे में पंख के बारे में बताने का कार्य किया। ठीक है, तो मर्रे ने 1882 में ये कार्य किया। महत्वपूर्ण कार्य अगर हम बात करें तो मर्रे का कार्य इसमें महत्वपूर्ण आता है। जैसे रेनाल्ड हो गया, प्लांट हो गया, उनके कार्य भी आते हैं। रेनाल्ड ने आपके 1773 में इसके बारे में बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये सागरीय निक्षेपों के बारे में इन वैज्ञानिकों का योगदान हमारे महत्वपूर्ण रहता है। फिर उसके बारे में इनको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2, स्थलीय और सामुद्रिक। अब इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा वैसे ही जान लेते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे। अगर हम स्थलीय निक्षेपों की बात करें, है ना, तो यही लिख देता हूं मैं, स्थल उधर और उधर सामुद्रिक आ जाएगा। स्थलीय की बात करें तो इन्हें हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बजरी, फिर आता है कौन सा? रेत, फिर आता है सिल्ट या क्ले, फिर आ जाएगा मृत्तिका, और फिर लास्ट में हमारे आता है वो कौन से आ जाते हैं? पंख। और अगर हम इन पंखों की बात करें तो इन्हें भी हम 3 भागों में बांटते हैं। नीला पंख, लाल पंख, और फिर आ जाता है हमारे पास हरा। तो इस तरह से हम इन्हें भी 3 भागों में बांटने का कार्य करते हैं। ठीक है, नीला, लाल और हरे के रूप में। अब ये सारी चीजें होती क्या है? स्थलीय पंख, इनके बारे में आप सबको पता है कि ये क्या होते हैं? ये निक्षेप होते हैं। निक्षेप कैसे बने? अवसाद वाले। अब बजरी, ये बजरी, रेत, सिल्ट, क्ले, मृतिका, ये कैसे बने? किस प्रकार इनका निर्माण हुआ? तो नदी द्वारा, पवन द्वारा, अपर्दन के माध्यम से कणों कणों को, विभिन्न चट्टानों को विभिन्न आकार के कणों में तोड़ा गया, और वो विभिन्न आकार के कण समुद्र में जब गए तो अपने आकार के अनुसार जमा होते गए। भारी आकार वाले, बड़े आकार वाले कण समुद्र तट के पास में मिले, और जो महीन आकार के थे, हल्के थे, वो दूर हमें देखने को मिले। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये अगर मैं तट मानूं और ये मेरा समुद्र मानूं, है ना, तो बड़े आकार वाले कण यहां पे मिले, और जैसे जैसे आकार छोटा होता गया वो दूर होते गए, समुद्र में गहराइयों तक हमें मिलते गए। ठीक है, तो जो बजरी होती है, जो सामान्यतः हम निर्माण में भी लेते हैं, है ना, काम में भी लेते हैं, तो उनका 2 से 256 mm तक की इनकी मोटाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी मोटाई कितनी होती है? 2 से 256 mm। सबसे पास में ये मिलते हैं, समुद्र तट के क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर रेत है, वो कितनी होती है? 2 से 1/8 mm। ठीक है, उससे छोटा सिल्ट आ जाता है, 1/8 से 512 mm। ठीक है, उससे छोटा आकार, तो उससे छोटा आकार मृतिका आ जाती है, 1/512 से आपके 81 92 mm का आकार इनका रहता है। ठीक है, फिर उसके भी छोटे आपके कौन आ जाते हैं? पंख आ जाते हैं, जिन पे सर्व प्रमुख कार्य किसने करा? मर्रे ने करा। ठीक है, और ये पंख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लाल पंख, नीला पंख और हरा पंख। ठीक है, अब लाल पंख की बात नीले पंख की बात करें तो इसमें लोह सल्फाइड होता है। क्या होता है इसमें? लोह सल्फाइड प्लस जैविक पदार्थ, इन 2 चीजों से मिलकर आपका बनता है कौन? नीला पंख।
ठीक है, लाल है तो लो है ऑथ साइड होगा ही, जंग लगनी लगनी है। ठीक है, तो लाल में आपको कौन मिलेगा, लो है ऑथ साइड। ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाता है हमारे पास हरा पंख। तो हरे पंख में हमें क्या मिलेगा, जो नीला पंख है उसका रासायनिक अपक्षय हो जाता है। उससे हमें कौन मिलता है, हरा पंख मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारी हमारे पास इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, लाल पंख, नीला पंख और हरा पंख हमें देखने को मिलता है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें और मिलती है। जो लोह है वो सल्फाइड है, जो जैविक पदार्थ है, ये वाला पंख हमें कौन से एरिया में देखने को मिलता है। तो जो जो आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में आपका भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, वहां पर। उसके अलावा आपको ये कहां पे देखने को मिलेगा, आर्कटिक सागर में, ऊपर है ना, आर्कटिक सागर में। लोहे ओथ साइड वाला है, वो कहां पे देखने को मिलेगा आपको, ब्राजील वाले तट के पास में, है ना। ब्राजील वाले, पीला सागर हो गया, है ना वो, पीला सागर हो गया, अंटार्कटिक, अटलांटिक में आपके ब्राजील वाला तट हो गया, वहां पे देखने को मिलेगा। और नीला पंख आपको कहां पे मिलेगा, नीला पंख आपको देखने को मिलेगा जहां पे क्या होती है, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं आपके आपस में आकर मिलती है, जहां गर्म व ठंडी समुद्री धाराएं आपस में मिलती है। तो जो ऐसा क्षेत्र कौन सा हो गया, जैसे जापान वाला क्षेत्र हो गया, है ना, वो वाला क्षेत्र भी आ जाता है इसमें, है ना। जापान के पास क्यूरोशिवा और ओयोशिवा वाली धारा मिलती है आपके, अटलांटिक में आपकी अमेरिका वाला तट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के पास हो गया, है ना। तो वो क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस स्थल के बाद में मिली, और ये क्रम याद रख लेना। अब तट से दूरी का क्रम है ये, बजरी तट के पास में मिलेगी, फिर रेत उससे दूर, फिर सिल्ट उससे दूर, फिर मृतिका उससे दूर, और सबसे ज्यादा दूर और गहराइयों में कौन मिलेगा, आपकी पंख देखने को मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से इनका वितरण हमें देखने को मिलता है। लाल पंख, नीला पंख और हरा पंख। नीला पंख का निर्माण लौह सल्फाइड और जैविक पदार्थों से होता है, लाल पंख लौह ऑक्साइड हो गया, और हरे पंख का निर्माण नीले पंख में रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तीनों का वितरण हमने देख लिया, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में हमने जान लिया। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास समुद्री या पेलेजिक निक्षेप, है ना। तो इनके लिए हम एक छोटा सा पेज ऐड कर लेते हैं। अगर हम बात करें समुद्रिक या पेलेजिक निक्षेप, तो ये फिर से चार प्रकार के होते हैं। चूना प्रधान, दूसरा होता है आपके कौन से, सिलिका प्रधान, तीसरा हो गया आपके पास कौन सा, लाल मृतिका, और चौथा हो गया उल्का पिंड। अगर हम बात करें तो उल्का पिंड कहां से आएंगे, ब्रह्मांड से उल्काओं की जो धूल होती है वो हमारे पास जब आती है, तब हमने उनको उल्का पिंड बोल दिया, जो सीधे समुद्र में जाकर गिर जाती है। तो इसे अपन बोल सकते हैं उल्काओं की
धूल जो सीधे समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। लाल मृत्तिका क्या है? लाल मृत्तिका की अगर हम बात करें तो लाल मृत्तिका का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। जो ज्वालामुखी की धूल है, जो लावा है, जो वो चीजें जो ज्वालामुखी समुद्र के अंदर ही निकल रहे हैं, है ना, और वहीं पर उनकी धूल वगैरह वो जमा हो जाती है, तो ये सबसे ज्यादा गहराई में तो ये मिलेगा ना तल में, है ना, वहीं पे ज्वालामुखी आएगा, तो सबसे ज्यादा गहराइयों में हमें ये देखने को मिलेगा। लाल मृत्तिकाएं किससे आ रही है? ज्वालामुखी से आ रही है। फिर सिलिका प्रधान, यानी इनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, चूना की मात्रा ज्यादा कम होती है। तो इसमें दो प्रकार के आ जाते हैं, एक तो रेडियो और एक होता है डाइटम, ठीक है। चूना प्रधान की बात करें तो एक होता है आपकी टेरापिड और दूसरा होता है ग्लोबिजेरिना, है ना। तो दो प्रकार के हमारे देखने को मिलते हैं, टेरापिड और ग्लोबिजेरिना। अगर हम बात करें टेरापिड की, तो टेरापिड में आपके 80% तक चूना हमें देखने को मिलता है, और 80% तक चूना ये हमें किससे मिलता है? मोलस्क नामक जीव से हमें देखने को मिलता है। किससे मिलता है? मोलस्क। अगर ग्लोबिजेरिना की बात करें तो हमें लगभग 65% तक चूना हमें देखने को मिलता है। कितना प्रतिशत? 65%। और ये कौन से जीव से मिलता है? फोरा मिनी फेरा जीव से हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आती। अगर हम रेडियोडेलियम और डायटम की बात करें, तो रेडियोडेलियम है वो हमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। और अगर डाइटम की बात करें तो इसमें दो तरह के जीव आते हैं, तो डाइटम और एक स्पंजी, है ना, स्पंजी जीव आते हैं। इन दोनों से ही हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। इनसे ही बाद में पेट्रोलियम पदार्थ जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में मिलता है ना, वो इन्हीं के बाद में या इनके विघटन से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो ये मटमेले, है ना, पीले से धूलयुक्त मटमेले कलर के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी दोस्तों। आई होप आप सभी को इस बारे में पूरा ओवरव्यू तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह के ये हैं, क्या है। चलिए अब हम इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से पीपीटी के आधार पे भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो पृथ्वी के वो समस्त पदार्थ जो समुद्री नितल पर जमा होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? महासागरीय निक्षेप कहते हैं। स्थल जलीय निक्षेप भी होते हैं। स्थल पर निक्षेप के कारण चट्टान अपनी जगह विघटित और विखंडित होते हैं, जिसे अपर्दन के प्रक्रम द्वारा नदी, पवन, ये मैंने बताया, परिवहन होता है और महासागर में ले जाकर उन्हें जमा कर देते हैं। तो सागर के तट पर बड़े बड़े पदार्थ और तट से दूर छोटे छोटे पदार्थ जमा होते हैं। कणों के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर हमें बजरी, रेत, सिल्ट, क्ले, पंख आदि में विभाजन करते हैं। तो बजरी का आकार 2 से 256 तक होता है। बड़े पदार्थ होते हैं सागर तट के पास, मध्य तट पर हमें देखने को मिलते हैं। पुनः विघटन होता है तो और छोटे होते जाते हैं और आगे भी चलते जाते हैं। फिर रेत होता है वो धरातलीय होता है, पवन से भी ये लाकर जमा कर दिया जाता है। सिल्ट होता है वो थोड़ा और महीन होता है, बजरी की अपेक्षा आगे मिलेगा। फिर मृत्तिका है वो सिल्ट से भी छोटी होती है, वो और आगे मिलती है ना। 1/212 से 1/512 से आपके 81-92 तक हमें इसकी आकार देखने को मिलता है। और पंख है वो मृत्तिका से भी छोटा होता है। और मर्रे ने इनके आधार पर कितने 3 भागों में बांटा, नीला, लाल और हरा पंख, ठीक है। नीला पंख लोह सल्फाइड और जैविक पदार्थों से युक्त होता है और इनसे नीला पंख मिलता है। कहाँ पे मिलता है ये? अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक सागर वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। लाल पंख है उसमें लोहे ऑक्साइड होता है,
उससे विघटन से बनता है। पीला सागर ब्राजील के तट पर हमें ये देखने को मिलता है। और हरा पंख है वो सागरीय क्षेत्र, नीले पंख के सागरीय क्षेत्र में जब रासायनिक अपक्षय हो जाता है तो उससे हमें देखने को मिलता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महासागर में आपके अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल था, यही हमने देखा। और सागरीय निक्षेप या पेलेजित निक्षेप जो समुद्र से खुद से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से उनका निर्माण होता है। ठीक है, और उसी में नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम उज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चूना प्रधान पंख में टेरापिड उज है ना, इसकी गहराई ध्यान रख लेना। तो चूना प्रधान ज्यादा नीचे मिलेगा या सिलिका प्रधान, ये मैंने नहीं बताया था, तो ये बता देते हैं। तो चूना प्रधान कम गहराई पे मिलेगा और सिलिका प्रधान ज्यादा गहराई पे, क्योंकि सिलिका प्रधान जो चीज है वो घुलने में ज्यादा समय लेती है, तो वो ज्यादा गहराई पर हमें देखने को मिलेगा, जबकि चूना वाला है वो जल्दी घुल जाता है ना। तो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 300 से 1000 फेदम की गहराई पे मिलता है। 80% तक चूना होता है, मोलस्क से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो मोलस्क से होता है, 80% तक चूना इसमें पाया जाता है। प्रवाल भित्तियों के पास से हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबिजेरिना जो उज है उसका निर्माण फोरामिनीफोरा और ग्लोबिजेरिना की नामक जीव के चूना प्रधान घोल में होता है। 2000 से 4000 फेदम की गहराई पर हमें देखने को मिलता है। 65% तक इसमें चूने का अंश होता है। वो टेबल मैंने बना दी, फिर भी आप नोट्स पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, गर्म और ठंडी धाराएं जहां पे मिलती है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। फिर सिलिका प्रधान उज है जिसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जिसमें रेडियो लेरियम उज है, वो डायटम है, दो आते हैं। ये सिलिका प्रधान में एक शब्द ध्यान रख लेना, सीरेडा है ना, सीडा हुआ है ना। तो सिलिका, सी से सिलिका, रे से रेडियोलेरियम और डा से डायटम। ठीक है, इसका निर्माण जीवों के अवशेष होता है जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो, चूना की मात्रा कम हो। गहराई 2000 से 5000 फेदम तक, ये ध्यान रख लेना, 2000 से 5000। और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास हमें देखने को मिलता है, 5-15 के बीच में हमें मिलता है। डायटम है वो 600 से 2000 फेदम तक मिलता है, अलास्का जापान वाली क्षेत्रों में मिलता है। और स्पंज और डायटम जो सूक्ष्म वनस्पति है उनसे इसका निर्माण होता है। पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हमें इन्हीं से देखने को मिलता है, इन्हीं जीवों के अवशेषों के बाद में विघटन से हमें पेट्रोल मिलता है। और अगर हम बात करें लाल मृतिका, तो ज्वालामुखी पदार्थों के विघटन से बनती है लाल मृतिका है ना। और 2700 फेदम तक की गहराई तक हमें देखने को मिलती है। लोहे के कारण इसका रंग है वो लाल होता है। ठीक है, और उल्का धूल जो आकाश निक्षेप उल्का धूल जो कण जो सीधे आपके समुद्र में देखने को मिलते हैं, समुद्र में जाकर जमा हो जाते हैं, उन्हें हम इस उल्का धूल के रूप में जानते हैं। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास टाइम, यूट्यूब में हम आते हैं तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को समझाने का प्रयास हमारा रहता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और भी अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 7339998354 पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।